गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है परावर्ती दूरदर्शी रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। पिछले 3 वीडियो लेक्चर्स में हमने अपवर्ती दूरदर्शी की बात की है। उन 3 वीडियो लेक्चर्स में से पहले 2 वीडियो लेक्चर में हमने अपवर्ती दूरदर्शी की संरचना की बात की थी, उसकी वर्किंग की बात की थी, उसकी कोणीय आवर्धन क्षमता की बात की थी। और थर्ड जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने अपवर्ती दूरदर्शी से बने प्रतिबिंब में दोषों की बात की थी। 2 दोषों की हमने बात की थी, वान विपतन का दोष, गोलीय विपतन का दोष। क्लियर है बात। अपवर्ती दूरदर्शी में हमने दूरदर्शी की लंबाई की बात नहीं की थी, जो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। देखिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में हमने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नलिका की लंबाई की बात की थी। हमने कहा था कि अभिदृश्यक लेंस व अभिनेत्र लेंस के बीच की जो दूरी है उसी को हम नलिका की लंबाई बोलते हैं। अब चाहे वो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो चाहे वो दूरदर्शी हो, तो हम दूरदर्शी की लंबाई की बात कर रहे हैं। दूरदर्शी की लंबाई कहाँ से कहाँ तक की लंबाई को बोलेंगे? दूरदर्शी के अभिदृश्यक लेंस से दूरदर्शी के अभिनेत्र लेंस तक की जो दूरी है उसी को हम बोलते हैं दूरदर्शी की लंबाई या दूरदर्शी की नलिका की लंबाई। इट मीन्स ओ से लेकर ई तक की डिस्टेंस। तो देखिए डायग्राम में, ओ से लेकर एफ ओ तक की डिस्टेंस को हमने बता रखा है एफ नोट और एफ ओ फोकल लेंथ फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। क्लियर है बात। अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो, तो और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो बिंब दूरी है इस वाले लेंस के लिए, जिसको हमने यू ई बोल रखा है। क्लियर है बात। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हुई? यहाँ से यहाँ तक की दूरी हुई वी नोट प्लस यू ई बोल लीजिए, चाहे एफ नोट प्लस यू ई बोल लीजिए। क्लियर है बात। तो मैं बोलूँगा इसको एफ नोट प्लस यू ई। तो सूक्ष्मदर्शी की नलिका की लंबाई कितनी बोल के चलेंगे हम? एफ नोट प्लस यू ई। तो देखिए, हमने नलिका की लंबाई यही बताई है। ये देखिए, ये केस फर्स्ट की बात की है हमने। 2 केस देखे थे। कोणीय आवर्धन क्षमता का जब फॉर्मूला डेराइव किया था तो उसमें हमने 2 केस देखे थे। जब अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तब की हमने बात की थी। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी वाला केस फर्स्ट था। तो केस फर्स्ट में हम दूरदर्शी की नलिका की लंबाई बता के चल रहे हैं ओ से लेकर ई तक की डिस्टेंस। ओ है ऑब्जेक्टिव लेंस का ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र। ई है नेत्रिका का अभिनेत्र लेंस का प्रकाशिक केंद्र। तो दोनों के प्रकाशिक केंद्रों के बीच की जो दूरी है वही नलिका की लंबाई हम बता के चलते हैं। तो वो अभी हमने बताई, डायग्राम में दिखाई, एफ नोट प्लस यू ई। लेकिन केस सेकंड जो है, जिसमें हम अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश अनंत पर बनवाते हैं, तो उस केस में यू ई के प्लेस पे हमें एफ ई पुट करना होगा। तो नलिका की लंबाई हो जाएगी उस केस में फिर एफ नोट तो है इसमें भी, यहाँ भी होगा। यू ई के प्लेस पे यहाँ एफ ई पुट कर देंगे, क्योंकि यू ई इजिकल टू एफ ही होने पर ही प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। और ये सेकंड केस अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश को अनंत पर बनाने के लिए ही था। देखिए डायग्राम में, ए डैश बी डैश जब इस वाले लेंस के प्रथम फोकस पर बनेगा, एफ ई डैश पर बनेगा, तब इसका प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश अनंत पर बनेगा। तो केस सेकंड जो है वो ए डबल डैश बी डबल डैश को अनंत पर बनाने के लिए वो अनंत पर तभी बनेगा जब ए डैश बी डैश एफ ई डैश पर बनवाएं। हम एफ ई डैश पर बनवाएं का मीनिंग क्या हुआ? यू ई किसके इक्वल होगी उस केस में? फोकस दूरी के इक्वल होगी। तो यू ई के प्लेस पे एफ ई पुट करेंगे हम केस सेकंड में, जब दूरदर्शी की नलिका की लंबाई बताएंगे तब। क्लियर बात। तो हमने यही किया है। यहाँ पर नलिका की जो लंबाई एफ नोट प्लस यू ई बताई थी हमने, उसमें यू ई के प्लेस पे एफ ई पुट कर दिया है। तो हमें उस केस में सूक्ष्मदर्शी की लंबाई मिल गई है जिस केस में अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश अनंत पर बनवा रहे हैं हम। क्लियर बात। तो ये हमने बात नहीं की थी, इसलिए ये बात मैंने यहाँ बता दी है। अब देखिए, मैं परावर्ती दूरदर्शी को स्टार्ट करता हूँ, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, परावर्ती दूरदर्शी रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। इसको परावर्ती दूरदर्शी क्यों बोल रहे हैं वो हम देखते हैं पहले। इससे पहले हमने अपवर्ती दूरदर्शी देखी है। उसमें 2 लेंस थे, अभिदर्शक लेंस, अभिनेत्र लेंस। और लेंस में हम जानते हैं प्रतिबिंब रचना जो होती है वो अपवर्तन से होती है। किससे होती है? अपवर्तन से होती है। इसीलिए लेंसों युक्त दूरदर्शी को हमने कहा था अपवर्ती दूरदर्शी।
अपवर्ती दूरदर्शी। लेकिन देखिए इसमें दर्पण लिया है हमने, ये दर्पण लिया है, उसमें अभिदृश्यक लेंस होता है, इसमें अभिदृश्यक दर्पण है। ये अधिक फोकस दूरी व बड़े द्वारक का एक अवतल दर्पण हमने यूज में लिया है। अवतल दर्पण के स्थान पर हम परवलयाकार दर्पण भी यूज में लेते हैं, किसमें, परावर्ती दूरदर्शी में। तो ये मैंने फिलहाल अभी यहाँ अवतल दर्पण बना रखा है बड़े द्वारक व अधिक फोकस दूरी का। तो अभिदृश्य के रूप में यहाँ दर्पण प्रयुक्त किया जाता है, जबकि अपवर्ती दूरदर्शी में देखिए आप, अपवर्ती दूरदर्शी का मैं आपको डायग्राम दिखाऊं तो देखिए, अपवर्ती दूरदर्शी में डायग्राम पूरा नहीं दिख रहा होगा, देखिए अपवर्ती दूरदर्शी में अभिदृश्यक लेंस था, बड़े द्वारक व अधिक फोकस दूरी का एक लेंस था जो कि वस्तु की ओर हम रखते थे, उसको हम बोलते थे अभिदृश्यक लेंस। तो अपवर्ती दूरदर्शी में अभिदृश्यक के रूप में हम अधिक फोकस दूरी व बड़े द्वारक का एक उत्तल लेंस प्रयुक्त करते हैं। इसमें लेंस है अभिदृश्यक के रूप में, जबकि यहाँ अभिदृश्यक के रूप में हम अवतल दर्पण या परवलयाकार दर्पण प्रयुक्त करते हैं। अगर यहाँ अवतल दर्पण के स्थान पर हम परवलयाकार दर्पण ले लें तो परावर्ती दूरदर्शी से बने प्रतिबिंब में गोलीय विपतन का दोष उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन अगर हम यहाँ अवतल दर्पण ही प्रयुक्त करेंगे तो गोलीय विपतन का दोष परावर्ती दूरदर्शी में भी उत्पन्न होगा। वो अपवर्ती दूरदर्शी में भी था, गोलीय विपतन का दोष अपवर्ती दूरदर्शी में तो हमने बताया ही था, परावर्ती दूरदर्शी में भी ये दोष उत्पन्न होगा बने प्रतिबिंब में। कब, जब अभिदृश्यक के रूप में हम अवतल दर्पण प्रयुक्त करें, क्योंकि अवतल दर्पण का शेप भी गोलीय ही होता है और गोलीय शेप से लिंक्ड था कौन सा दोष, गोलीय विपतन का दोष। तो गोलीय शेप लेंस की भी होती है और गोलीय शेप जो है वो दर्पण की भी, कौन से दर्पण की, अवतल दर्पण की भी होती है। तो अवतल दर्पण अगर आप यहाँ अभिदृश्यक के रूप में प्रयुक्त करेंगे तो बने प्रतिबिंब में यहाँ भी गोलीय विपतन का दोष होगा। हालांकि यहाँ वर्ण विपतन का दोष तो नहीं होगा, क्योंकि वर्ण विपतन का दोष तो अपवर्तन से बने प्रतिबिंब में होता है, परावर्तन से बने प्रतिबिंब में नहीं होगा। तो यहाँ दर्पण से परावर्तन होगा, न कि अपवर्तन। तो अपवर्तन से बने प्रतिबिंब में वर्ण विपतन वाला दोष नहीं होता है, लेकिन गोलीय विपतन का दोष यहाँ भी होगा यदि हम अभिदृश्यक के रूप में अवतल दर्पण यहाँ प्रयुक्त करेंगे। लेकिन अवतल दर्पण के स्थान पर अगर हम यहाँ परवलयाकार दर्पण यूज में ले लें तो गोलीय विपतन वाला दोष भी दूर हो जाएगा। क्लियर बात। तो वर्ण विपतन वाला दोष तो यहाँ होता ही नहीं है और गोलीय विपतन वाले दोष को भी दूर किया जा सकता है अवतल दर्पण के स्थान पर परवलयाकार दर्पण अभिदृश्यक के रूप में प्रयुक्त करके। क्लियर बात। तो ये दोनों दोष यहाँ नहीं होंगे। कब, जब यहाँ हम कौन सा दर्पण प्रयुक्त कर लें, परवलयाकार दर्पण प्रयुक्त कर लें। मैंने यहाँ अवतल दर्पण आपको बना के दिखा रखा है। अब देखिए आधुनिक जो दूरदर्शियाँ होती है वो परावर्ती दूरदर्शियाँ ही होती है। अपवर्ती दूरदर्शियाँ कम यूज में ली जाती है, कम बनाई जाती है। आजकल जो दूरदर्शियाँ बनाई जाती है वो परावर्ती दूरदर्शियाँ ही बनाई जाती है। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। रीज़न ये है, देखिए मैं ये बताने जा रहा हूँ कि आधुनिक जो दूरदर्शियाँ हैं वो परावर्ती दूरदर्शियाँ ही क्यों प्रयुक्त की जाती है। ये वाली दूरदर्शी, इस वाली दूरदर्शी को यूज में लेने में क्या प्रॉब्लम आती है। तो देखिए यहाँ बड़े द्वारक का ये उत्तल लेंस हमें लेना होता है, बड़े द्वारक व अधिक फोकस दूरी का उत्तल लेंस लेना होता है, जबकि यहाँ बड़े द्वारक का दर्पण यूज में लिया जाता है, बड़े द्वारक का दर्पण। अब इतना हम जानते हैं कि बड़े द्वारक का उत्तल लेंस बहुत ज़्यादा भारी होगा इस बड़े द्वारक के अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण से। दर्पण काफ़ी हल्का होगा किसकी तुलना में, यहाँ प्रयुक्त किए जाने वाले बड़े द्वारक के उत्तल लेंस की तुलना में। अब ये एक तो भारी ज़्यादा होता है तो इसको सहारा देकर टिका कर रखना मुश्किल होता है, जबकि इसको आसानी से हम दूरदर्शी की नली के अंदर फिक्स कर सकते हैं, टिका कर रख सकते हैं। इसको इजीली सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सकता है, जबकि इसको सपोर्ट प्रोवाइड करना थोड़ा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि बहुत भारी है और इसको सपोर्ट भी आप प्रोवाइड करवाएंगे तो कहाँ प्रोवाइड करवाएंगे, इसके किनारों पर, इसके किनारों पर। देखिए जैसे ये स्केल है, इसको आप लेंस समझ के चलिए, इसको लेंस समझिए, तो आप इसको सपोर्ट देंगे तो यहाँ पीछे से यूँ पूरा सपोर्ट नहीं दे सकते आप इसको टिका कर रखने के लिए, क्योंकि पीछे की तरफ आपने सपोर्ट लगा दिया तो इतना हम जानते हैं लेंस में एक ओर से प्रकाश किरण अंदर प्रवेश करती है, फिर कांच के अंदर चलती है और इधर से दूसरी ओर से बाहर निकल कर जाना होता है उसको।
ऐसा ही होता है, एक ओर से प्रवेश करेगी, दूसरी ओर से निकलेगी। तो पीछे के पार्ट को आपने सपोर्ट प्रोवाइड करवा दिया तो पीछे की ओर प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद निकल ही नहीं पाएगी और प्रतिबिंब रचना होगी ही नहीं। तो हमें लेंस को सपोर्ट कहाँ देना होगा? लेंस को सपोर्ट इसके यहाँ किनारों पर देना होगा। हम इधर इसके पूरे पृष्ठ को सपोर्ट नहीं दे सकते, केवल किनारों किनारों पर ही इसको सहारा प्रदान किया जा सकता है। तो ये भारी है और इसको किनारों पर ही हमें सहारा प्रदान करना पड़ेगा, तो उसको टिका कर रख पाना मुश्किल काम होगा। जबकि दर्पण के साथ ऐसा नहीं है। दर्पण में हम जानते हैं पीछे के पृष्ठ पर यहाँ पर देखिए अपारदर्शी लेपन है, अपारदर्शी पॉलिश है। तो इस पॉलिश वाले पार्ट को, पीछे की ओर वाले पार्ट पर पॉलिश है, तो इस पॉलिश वाले पूरे पार्ट को ही हम इस तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये उतना भारी भी नहीं है जितना कि समान द्वारक वाला उत्तल लेंस था। तो उत्तल लेंस भारी था और उसको सहारा भी किनारों पर ही दिया जा सकता था, इसलिए टिका कर रख पाना मुश्किल था। लेकिन उत्तल लेंस के समान द्वारक वाला अगर हम अवतल दर्पण लेवें यहाँ पर आवर्ती दूरदर्शी में, तो इसके पीछे के पूरे पृष्ठ को हम सहारा प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रकाश आएगा, टकराएगा और टकरा कर यहीं से रिटर्न हो जाएगा, पीछे की ओर नहीं जाएगा। परावर्तन में प्रकाश पीछे की ओर नहीं निकलेगा। तो पीछे के पूरे पृष्ठ को सहारा देकर इसको इजीली टिका कर रखा जा सकता है। क्लियर बात। फिर लेंस निर्माण, कि ये लेंस निर्माण करना महंगा भी पड़ता है, ये उसकी तुलना में सस्ता पड़ता है। फिर देखिए यहाँ प्रकाश किरणें लेंस के अंदर से प्रवेश करते हुए गुजर कर जाकर प्रतिबिंब रचना करती है। तो यहाँ कांच के अंदर से भी प्रकाश को गुजरना पड़ता है, कांच के अंदर से भी प्रकाश को गुजरना पड़ेगा नेत्र तक पहुँचने के लिए। तो यहाँ कांच भी प्रकाश की कुछ मात्रा को अवशोषित कर लेगा। जब ये प्रकाश कांच के अंदर से गुजरते हुए दृष्टा तक पहुँचेगा और दो लेंसों के अंदर से गुजरते हुए दृष्टा की आँख तक पहुँचेगा, तो कांच भी तो प्रकाश के कुछ अंश को अवशोषित कर लेगा तो दृष्टा तक कम तीव्रता का प्रकाश पहुंच पाएगा। इसीलिए दृष्टा को ये जो प्रतिबिंब दिखलाई पड़ेगा वो उतना ज़्यादा चमकीला दिखाई नहीं पड़ेगा जितना कि यहाँ परावर्ती दूरदर्शी में बना प्रतिबिंब दिखलाई पड़ता है। परावर्ती दूरदर्शी में प्रतिबिंब परावर्तन से बनता है। इसमें जैसे कांच के अंदर प्रकाश चलता है किसमें, अपवर्तन में, वैसे यहाँ कांच के अंदर प्रकाश नहीं चलेगा। यहाँ तो प्रकाश की किरण आएगी, कांच के पृष्ठ से टकराएगी और टकरा कर वापस परावर्तित हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी और प्रतिबिंब रचना होगी। क्लियर है बात। तो परावर्तन में प्रकाश दूसरे माध्यम में प्रवेश नहीं करता है, कांच में प्रवेश नहीं करेगा, इसलिए ये अंदर अवशोषण वाली बात इसमें नहीं होगी। इसमें कांच के अंदर से जब प्रकाश गुजरेगा तो उसका कुछ भाग यहाँ अवशोषित भी होगा। क्लियर बात। तो दृष्टा तक कम तीव्रता का प्रकाश पहुँच पाएगा, जबकि यहाँ पर दृष्टा तक उसकी तुलना में ज़्यादा तीव्रता का प्रकाश पहुँचेगा। इसलिए यहाँ बने प्रतिबिंब की तुलना में ज़्यादा चमकीला होता है। क्लियर बात। फिर विभेदन क्षमता जो होती है, किसी प्रकाशिकी यंत्र की विभेदन क्षमता जो होती है वो बड़े द्वारक के लिए बड़ी होती है। अगर हम बड़े द्वारक का उत्तल लेंस लेवें यहाँ, तो विभेदन क्षमता तो बढ़ जाएगी और हमें विभेदन क्षमता ज़्यादा ही रखनी होती है किसी प्रकाशिकी यंत्र की। तो यहाँ विभेदन क्षमता अगर हम ज़्यादा करना चाहें तो हम बड़े द्वारक का उत्तल लेंस लेना होगा, और बड़े द्वारक का उत्तल लेंस लेंगे तो वो बहुत भारी होगा। तो यहाँ आकार को बढ़ाए जाने की एक सीमा होगी, क्योंकि आकार अगर इसका आप बढ़ा लेंगे, इसका द्वारक बढ़ा लेंगे, तो विभेदन क्षमता तो आप बढ़ा लेंगे, लेकिन फिर वो भारी भी तो हो जाएगा और उसका निर्माण एक्सपेंसिव भी पड़ेगा, महंगा भी पड़ेगा। जबकि यहाँ पर उसी विभेदन क्षमता का आप दर्पण लेना चाहें तो आप बड़े द्वारक का इसको ले सकते हैं, क्योंकि इसको आप बड़े द्वारक का भी ले लेंगे तो भी ये उतना भारी नहीं होगा जितना कि लेंस भारी होगा उसी द्वारक वाला। उतने ही द्वारक वाला लेंस ज़्यादा भारी होगा, जबकि दर्पण उसकी तुलना में कम भारी होगा। तो आप यहाँ पर इसका द्वारक काफ़ी बड़ा ले सकते हैं और काफ़ी बड़ा द्वारक लेकर इस यंत्र की विभेदन क्षमता को भी बढ़ा सकते हैं। विभेदन क्षमता के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में बात करेंगे, तरंग प्रकाशिकी में डिटेल में बात करेंगे। विभेदन क्षमता क्या होती है, मैं एक रफ आइडिया दे देता हूँ। विभेदन क्षमता होती है दो पास स्थित वस्तुओं को
अलग अलग करके स्पष्ट रूप से दिखा देने की जो क्षमता होती है किसी प्रकाशिकी यंत्र में, उसको हम बोलते हैं उस प्रकाशिकी यंत्र की विभेदन क्षमता, रिजॉल्विंग पावर। तो रिजॉल्विंग पावर डिपेंड करती है द्वारक पर। द्वारक का साइज बढ़ा लिया जाएगा तो विभेदन क्षमता ज़्यादा होगी। तो हम यहाँ तो द्वारक का साइज बढ़ा ले सकते हैं, यहाँ बढ़ा ले सकते हैं, लेकिन यहाँ ज़्यादा बढ़ा नहीं लिया जा सकेगा, क्योंकि ज़्यादा बढ़ा लेंगे तो भारी हो जाएगा और उसको फिर टिका कर रख पाना भी मुश्किल होगा। क्लियर है बात? तो ये कुछ कारण मैंने आपको बताए, और वो दो दोष मैंने बताए हैं, गोलीय विपतन व वन विपतन वाला दोष वो इससे बने प्रतिबिंब में तो होगा, लेकिन यहाँ बने प्रतिबिंब में वो दोनों ही दोष नहीं होंगे। वन विपतन का दोष तो यहाँ होता ही नहीं है, और गोलीय विपतन का दोष भी हम दूर कर लेंगे। कैसे? अभिदृश्यक के रूप में आप अवतल दर्पण की जगह पर परवलयाकार दर्पण यूज में लीजिए तो गोलीय विपतन वाला दोष भी नहीं होगा। तो यहाँ बने प्रतिबिंब में जो दोष उत्पन्न होते हैं वो यहाँ बने प्रतिबिंब में दोष नहीं होंगे। एक बात और, लेंस की जब कंस्ट्रक्शन किया जाता है, लेंस को जब बनाया जाता है तो बनाते वक्त इसके अंदर संरचनात्मक त्रुटियां भी रह जाती है, कुछ संरचनात्मक दोष उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए इसके अंदर एयर का कोई बबल रह गया, तो ये प्रकाश की किरणें जब आएगी तो कांच में चलेगी, फिर बीच में एयर बबल आ गया तो उसके अंदर से पास होगी और फिर वापस कांच में प्रवेश करेगी, फिर बाहर निकलेगी। तो इस तरीके से उन प्रकाश किरणों से फिर जो प्रतिबिंब बनेगा जो कि विकृत कांच से निकल कर आई है, दोषयुक्त कांच से निकल कर आई है, तो प्रतिबिंब में भी दोष उत्पन्न हो जाएगा, विकृति उत्पन्न हो जाएगी। तो यहाँ तो वो पॉसिबल है, जबकि यहाँ पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर कांच के अंदर, दर्पण का जो कांच है उस कांच के अंदर कोई संरचनात्मक दोष, कोई संरचनात्मक विकृति उत्पन्न भी हो गई है निर्माण के समय, तो भी उसका प्रभाव प्रतिबिंब रचना पर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि प्रकाश किरणें कांच के अंदर प्रवेश नहीं करेगी, वो कांच के पृष्ठ पर जाएगी, पृष्ठ से टकराकर वापस रिटर्न होकर आ जाएगी। तो कांच के अंदर की संरचनात्मक जो त्रुटि है, कांच के अंदर का जो संरचनात्मक दोष है जो कि निर्माण के समय उत्पन्न हो सकता है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा यहाँ बने प्रतिबिंब पर। जबकि यहाँ बने प्रतिबिंब पर इस लेंस के अंदर कोई संरचनात्मक त्रुटि, कोई संरचनात्मक दोष, कोई विकृति उत्पन्न होगी ये निर्माण के समय, तो उसका प्रभाव प्रतिबिंब रचना पर पड़ेगा। क्लियर है बात? तो ये कुछ बातें मैंने बताई है जो कि अपवर्ती दूरदर्शी में तो है, लेकिन वो परावर्ती दूरदर्शी में नहीं है। तो ये कुछ कारण हैं जिनके कारण से आधुनिक जो दूरदर्शियाँ जो है वो परावर्ती दूरदर्शियाँ होती है। उसमें अभिदृश्यक के रूप में इस उत्तल लेंस के स्थान पर हम दर्पण प्रयुक्त करते हैं, बड़े द्वारक व अधिक फोकस दूरी का एक दर्पण प्रयुक्त करते हैं। तो ये मैंने एडवांटेज भी बता दिए हैं आपको। इसमें एडवांटेज आ गए हैं किसके? परावर्ती दूरदर्शी के। किस पर? अपवर्ती दूरदर्शी पर। कि अपवर्ती दूरदर्शी की तुलना में क्या क्या एडवांटेजेज हैं परावर्ती दूरदर्शी को यूज में लेने के, इन दोनों की तुलना भी मैंने कर दी है, जिसको हम इस वीडियो लेक्चर के लास्ट में बताएंगे भी पॉइंट्स की फॉर्म में। तो देखिए, हाँ, इसमें लेंस भी होता है, अभिनेत्र लेंस होता है। नेत्र की ओर जो होता है वो तो लेंस ही होता है। अभिनेत्र जो है यहाँ पर नेत्रिका जो है वो उत्तल लेंस है, जबकि अभिदृश्यक जो है वो दर्पण है, बड़े द्वारक व अधिक फोकस दूरी का। ये छोटे द्वारक व कम फोकस दूरी का ही होता है। कौन? अभिनेत्र लेंस या नेत्रिका। इसमें एक समतल दर्पण भी है, यहाँ पर एक समतल दर्पण भी है, एक छोटा समतल दर्पण है जिसको हम M1 नाम दे रहे हैं। इस वाले दर्पण को, अभिदृश्यक दर्पण को हमने MO नाम दिया है। O फॉर ऑब्जेक्टिव बोला है मैंने, M0 बोल लीजिए, MO बोल लीजिए, इसको नाम दिया है M1। क्लियर बात? इसको मैं अभिनेत्र लेंस E बोल रहा हूँ, E नाम दिया है। इसके प्रकाशिक केंद्र को E नाम दिया है, इसके ध्रुव को मैंने P नाम दिया है, और इस वाले दर्पण के फोकस को मैंने FO नाम दिया है, फोकस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस, और फोकस के थोड़ा इस ओर, दर्पण की ओर हमने ये समतल दर्पण इस दर्पण की मुख्य अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा है। अब ये क्यों रखा है, इस समतल दर्पण का क्या उपयोग है यहाँ पर, इसकी अभी हम बात करेंगे। क्लियर है बात? तो देखिए, शुरू से मैं आपको टॉपिक दिखाता हूँ। टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक है परावर्ती दूरदर्शी। अब परावर्ती दूरदर्शी क्या होता है वो हमने यहाँ लिखा है। देखिए, परावर्ती दूरदर्शी में अभिदृश्यक के रूप में बड़े द्वारक का एक अवतल दर्पण या परवलयाकार दर्पण प्रयुक्त किया जाता है,
जबकि अपवर्ती दूरदर्शी में हम क्या बताते थे, अपवर्ती दूरदर्शी में अभिदृश्य के रूप में उत्तल लेंस प्रयुक्त किया जाता है। यहाँ उत्तल लेंस के स्थान पर या तो अवतल दर्पण बड़े द्वारक का या परवलयाकार दर्पण। क्लियर बात। चूँकि इसमें अभिदृश्य के रूप में दर्पण प्रयुक्त करते हैं, अतः प्रतिबिंब परावर्तन से बनता है। प्रतिबिंब परावर्तन से बनेगा किसका, दूरस्थ वस्तु का। दूरदर्शी है तो दूरस्थ वस्तु को देखने के लिए ही काम में ली जाएगी, इसी कारण इसे परावर्ती दूरदर्शी कहा जाता है। क्लियर है बात। संरचना अभी आपने उधर देखी भी है, संरचना के लिए मैं आपको एक रफ आइडिया और दे देता हूँ। एग्जैक्ट इस तरीके की संरचना नहीं होती है, लेकिन माइंड में बिठाने के लिए मैं आपको ये डायग्राम बता के चल रहा हूँ। इसमें एक ये चौड़ी नली है, इस चौड़ी नली के इस वाले सिरे पर, एक सिरे पर बड़े द्वारक व अधिक फोकस दूरी का, बड़े द्वारक व अधिक फोकस दूरी का एक अभिदृश्यक दर्पण होता है, जो या तो अवतल होगा या परवलयाकार होगा। अवतल या परवलयाकार होगा। हमने डायग्राम में अवतल दर्पण बनाया है। पीछे पारदर्शी लेपन होता ही है दर्पण में। ये इधर वाला परावर्तक पृष्ठ है। दूरस्थ वस्तु की ओर नली का ये वाला हम सिरा रखेंगे, इधर दूरस्थ वस्तु है जिसको हम देखेंगे किसकी सहायता से, इस परावर्ती दूरदर्शी की सहायता से। मैं यहाँ न्यूटन की परावर्ती दूरदर्शी का डायग्राम आपको बताने जा रहा हूँ। ये न्यूटन की परावर्ती दूरदर्शी है, जो अभी हमने प्रतिबिंब रचना का किरण आरेख देखा था, वो भी न्यूटन की परावर्ती दूरदर्शी के लिए ही था। परावर्ती दूरदर्शी हम दो बता के चलते हैं, कैसेग्रेन परावर्ती दूरदर्शी, एक न्यूटन की परावर्ती दूरदर्शी। तो मैंने यहाँ थ्योरी के अंदर न्यूटन वाली परावर्ती दूरदर्शी के लिए बात की है, कैसेग्रेन वाली के लिए नहीं। कैसेग्रेन वाली को मैं आपको दिखा दूंगा। क्लियर है। ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई है और ये इसका फोकस है। फोकस से कुछ पहले इस ओर ये एक समतल दर्पण है, M1 हमने इसको नाम दिया। इस वाले दर्पण को हमने MO नाम दिया था। ये 45 डिग्री पर इसकी अक्ष के साथ स्थित होता है। इस वाले दर्पण की अक्ष के साथ में 45 डिग्री के कोण पर ये समतल दर्पण स्थित होता है। समतल दर्पण इसलिए होता है, दूरस्थ वस्तु से आने वाली समांतर प्रकाश किरणें जो इस पर आकर आपतित होगी, इनको ये अवतल दर्पण अपने इस फोकस पर प्रतिच्छेदित करवाना चाहेगा, इस फोकस से गुजारना चाहेगा, लेकिन इस फोकस से वो फोकस की ओर जाएगी उससे पहले ही किस पर आपतित हो जाएगी, वो इस समतल दर्पण पर आपतित हो जाएगी। ये समतल दर्पण इनको इस नली की ओर भेज देगा, इस अभिनेत्र लेंस की ओर भेज देगा। इधर की तरफ हमारी आँख रहती है, आई दृष्टा इस ओर रहता है यहाँ। तो इस नली के अंदर प्रतिबिंब न बने। अगर मान लीजिए ये आप समतल दर्पण यहाँ प्रयुक्त नहीं करते, तो दूरस्थ वस्तु से आने वाली समांतर प्रकाश किरणें कहाँ फोकसित हो जाती, इसके इस फोकस पर फोकसित हो जाती और दूरस्थ वस्तु का यहाँ प्रतिबिंब बन जाता। नली के अंदर ही प्रतिबिंब बन जाता, इस नली के अंदर ही। तो दृष्टा को फिर यहीं बैठना होता उस प्रतिबिंब को देखने के लिए। तो दृष्टा यहीं बैठता, तो फिर दूरस्थ वस्तु से आने वाली कुछ प्रकाश किरणें दृष्टा से टकराकर भी यहाँ रुक जाती, प्रेक्षक से टकराकर भी यहाँ रुक जाती। तो अपेक्षाकृत कम प्रकाश किरणें यहाँ पर दर्पण पर आकर आपतित होती और कम प्रकाश किरणों से ही फिर यहाँ इस फोकस पर प्रतिबिंब बनता। तो कम प्रकाश किरणों से जो प्रतिबिंब बनेगा दूरस्थ वस्तु का, वो अपेक्षाकृत कम चमकीला बनेगा। तो हम प्रतिबिंब रचना इस नली में नहीं करवाना चाह रहे। तो अगर इस नली में हमें प्रतिबिंब रचना नहीं करवानी है, तो यहाँ प्रकाश किरणों को फोकसित होने से पहले ही उनको आप परावर्तित करके उनका पाथ जो है उसको मोड़ दीजिए, उनके पथ को मोड़ दीजिए, उसको इस नली से बाहर निकाल लीजिए। तो नली से बाहर निकालने के लिए और बाहर प्रतिबिंब बनाने के लिए, इस ओर प्रतिबिंब बनाते हैं, उसी के लिए हमने ये समतल दर्पण यहाँ यूज में लिया है। अभी हम प्रतिबिंब रचना का जो किरण आरेख देखेंगे उसमें बात भी करेंगे। फिर ये जो चौड़ी नली है, इसके बगल में एक अन्य नली होती है। ये इसकी तुलना में पतली नली होती है, क्योंकि इसकी फोकस दूरी व द्वारक छोटा है, इसकी फोकस दूरी व द्वारक बड़ा है। तो ये पतली नली है। इस वाली नली की तुलना में ये अभिनेत्र लेंस है, जिसकी फोकस दूरी हम FE बोल के चल रहे हैं। इसकी फोकस दूरी को हम FO बोल के चलेंगे। स्मॉल f, ये भी स्मॉल f, ये E फॉर आई पीस, O फॉर ऑब्जेक्टिव मिरर। ऑब्जेक्टिव मिरर है, लेकिन ये जो नेत्रिका है वो तो लेंस, ये उत्तल लेंस है। क्लियर बात। तो अब जो प्रतिबिंब बनेगा, अब दृष्टा प्रतिबिंब को देखने के लिए अंदर नली के अंदर यहाँ नहीं बैठेगा, वो यहाँ साइड में रहेगा। तो दूरस्थ वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणों को वो बाधित नहीं करेगा, उससे टकराकर प्रकाश किरणें रुकेगी नहीं और पूरी प्रकाश किरणें यहाँ आकर आपतित होगी। ये दर्पण जो है, आपके माइंड में ये आ रहा होगा, बोलेगी ये दर्पण रोक लेगा प्रकाश किरणों को, लेकिन ये दर्पण जो है इसका साइज बड़ा नहीं होता है, ये छोटा ही होता है। ये एक छोटा समतल दर्पण होता है, बहुत छोटा समतल दर्पण होता है। तो इससे प्रकाश बहुत ही कम यहाँ रुक पाता है। लगभग
दूरस्थ वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें जो यहाँ प्रवेश करी है पूरी की पूरी यहाँ आकर आपतित होती है और उन पूरी प्रकाश किरणों की कहानी प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब बनेगा, कैसे प्रतिबिंब बनेगा उसकी हम अभी किरण आरेख में बात करेंगे। तो ये मैंने संरचना में सारी बातें वही लिखी है जो अभी हमने एक्सप्लेन की है। आप वीडियो को पॉज करके इसको रीड कर सकते हैं। संरचना को कार्य विधि में हम प्रतिबिंब निर्माण की बात करेंगे, प्रतिबिंब रचना की बात करेंगे। तो दूरस्थ वस्तु से कैसी प्रकाश किरणें आएगी? दूरस्थ वस्तु से हम प्रकाश किरणों को एक दूसरे के समांतर आता हुआ मानते हैं। तो देखिए ये दूरस्थ कोई वस्तु है, दूरस्थ वस्तु को हम ए बी नाम दे लेंगे, जो कि मैंने यहाँ दिखाई नहीं है। ए यहाँ मानिए, बी इधर मान लीजिए। तो दूरस्थ वस्तु से आने वाली समांतर प्रकाश किरणें मैंने दो लिए, क्योंकि दो प्रकाश किरणों से हम प्रतिबिंब रचना कर सकते हैं, आएगी बहुत सारी प्रकाश किरणें। क्लियर बात? तो दूरस्थ वस्तु से आने वाली ये दो समांतर प्रकाश किरणें लिए। एक प्रकाश किरण मैंने इसे दर्पण के ध्रुव पी पर आकर आपतित होती हुई लिए। परावर्तन के पश्चात परावर्तन के नियमों के अनुसार परावर्तन होगा। परावर्तन के नियम हम जानते ही हैं कि परावर्तन कोण का मान आपतन कोण के मान के बराबर होना चाहिए और परावर्तित किरण व आपतित किरण एक ही तल में होनी चाहिए। तो उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर परावर्तन के नियमों की। आपको इतना नहीं बोलना है, आप ये बोलेंगे कि यहाँ पर आएगी, दर्पण के ध्रुव पर आकर टकराएगी और परावर्तन के नियमानुसार परावर्तित होकर इस ओर आ जाएगी। क्लियर बात? अब ये वाली जो प्रकाश किरण है, ये वाली प्रकाश किरण इसी के समांतर आई है, यहाँ पर आकर आपतित हुई है और यहाँ से परावर्तित होगी। और चूँकि ये दोनों प्रकाश किरणें समांतर थी और इतना हम जानते हैं उत्तल दर्पण समांतर प्रकाश किरणों को फोकस तल में कहीं फोकसित करवाएगा। तो फोकस तल कहाँ है? ये फोकस है, तो फोकस तल, फोकस से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल ही होता है, तो ये फोकस तल होगा यहाँ पर। तो ये जो वाली जो दोनों प्रकाश किरणें हैं, परावर्तित प्रकाश किरणें हैं, ये अगर यहाँ पर समतल दर्पण नहीं होता तो ये आगे आती और आगे आकर इस फोकस तल में कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती और यहाँ पर प्रतिबिंब बन जाता। तो इस चौड़ी नली के अंदर ही प्रतिबिंब बन जाता। तो फिर उस केस में प्रेक्षक को, दृष्टा को यहीं बैठना होता उस प्रतिबिंब को देखने के लिए। और अभी हमने बताया वो दूरस्थ वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणों को रोक लेता अगर यहाँ दृष्टा बैठेगा तो हम इनको मुड़वा रहे हैं यहाँ पर पहले ही, ताकि प्रतिबिंब हम बगल वाली नली की ओर बनवा सकें। दृष्टा इस चौड़ी नली के अंदर न बैठे, बाहर बैठे, बाहर से देखे उसको। तो देखिए इस दर्पण के फोकस से पहले ही इसकी मुख्य अक्ष के साथ 45 डिग्री के कोण पर समतल दर्पण M1 लगा रखा है। ये छोटा समतल दर्पण है। ये प्रकाश किरणें आई, यहाँ इसके द्वितीय फोकस तल में फोकसित होने से पहले ही इस दर्पण ने इनको परावर्तित कर दिया है। इसका काम यही है कि इनको यहाँ इंटरसेक्ट न होने दे, इंटरसेक्ट होने से पहले ही इनको ये पथ को मोड़ दे, इनको परावर्तित कर दे। तो देखिए परावर्तित कर दिया है इसने, और परावर्तित प्रकाश किरणों ने यहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है। तो ये किधर से आ रही थी? मैंने बताया था यहाँ ए मानिए, यहाँ बी मानिए। तो बी से आने वाली प्रकाश किरणों ने यहाँ इंटरसेक्ट किया है, तो ये बी डैश बन गया है। बी की इमेज बी डैश बनी है। बी डैश से ये वाला जो लेंस है, जिसको हम अभी नेत्र लेंस बोल के चल रहे हैं, जो कि नेत्र की ओर है, इसलिए अभी नेत्र लेंस बोला है। क्लियर बात? ये देखे जाने वाले दूरस्थ बिंब की ओर रखा जाता है, इसलिए इसको अभी दर्शक दर्पण बोल रहे हैं। ये दर्पण है, ये लेंस है। तो यहाँ इस लेंस की मुख्य अक्ष पर हमने बी डैश से लंब डाला, जिस बिंदु पर जाकर मिला उसको ए डैश नाम दे दिया। तो ये ए डैश बी डैश जो है वो प्रतिबिंब बन गया है। किसका प्रतिबिंब बन गया है? दूरस्थ बिंब ए बी का। क्लियर बात? अब इन दोनों प्रकाश किरणों को आप आगे एक्सटेंड करिए। आगे एक्सटेंड करने के पश्चात यहाँ तक आएगी। इसके पश्चात लेंस से अपवर्तन होगा और लेंस इनको अपवर्तित करेगा अपनी मुख्य अक्ष की ओर। उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस अपने पर आकर आपतित हुई प्रकाश किरणों को अपनी मुख्य अक्ष की ओर अपवर्तित कर देगा। तो इस तरीके से अपवर्तित करके नेत्र की ओर भेजेगा। लेकिन इतना हम देख रहे हैं, ये प्रकाश किरणें जो है वो आगे बढ़ाए जाने पर इंटरसेक्ट नहीं होगी, तो इस ओर प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो इनको पीछे की ओर एक्सटेंड किया है हमने, दोनों को पीछे की ओर एक्सटेंड करने पर ये यहाँ पर आकर मिलती हुई प्रतीत हुई है। इट मीन्स दृष्टा को ये जो प्रकाश किरणें हैं वो यहाँ से आती हुई लगेगी। तो यहाँ पर इस बी की इमेज बनेगी, आभासी इमेज बनेगी बी डबल डैश, और बी डबल डैश से इस लेंस की मुख्य अक्ष पर हमने लंब डाला है, तो वो जहाँ जाकर मुख्य अक्ष को मिला है उसको ए डबल डैश नाम दे दिया है। तो ए डबल डैश बी डबल डैश इस बिंब, इस प्रतिबिंब है, इसके लिए ये प्रतिबिंब है लेकिन इसके लिए बिंब है। तो इस बिंब, इसके लिए तो बिंब ही है और इसके लिए प्रतिबिंब ये है। तो ए डैश बी डैश की आभासी सीधा, इसके सापेक्ष सीधा, ये आभासी सीधा वो बड़ा प्रतिबिंब बन गया है ए डबल डैश बी डबल डैश। क्लियर बात? तो दूरस्थ वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब नेत्र के निकट बना दी है दूरदर्शी ने, और नेत्र के निकट बना दिया है तो इसके द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण
बड़ा होगा किसकी तुलना में, जब हम नेत्र से इस दूरस्थ बिंब को सीधा ही बिना प्रकाशी के अंतर बिना दूरदर्शी के देखते तब जो दर्शन कोण बनता है अल्फा उसकी तुलना में बड़ा होगा। तो यहाँ अल्फा बीटा हमने दिखाया नहीं है क्योंकि हमारे पास यहाँ डेरिवेशन नहीं करना हमें, कोणीय आवर्धन क्षमता का डेरिवेशन नहीं है अपने कोर्स में, इसके लिए केवल इसकी कार्यविधि हमें बतानी है और प्रतिबिंब रचना का किरण आरेख बताना होता है और तुलना करनी होती है अपवर्ती दूरदर्शी के साथ परावर्ती दूरदर्शी की। इतना ही है, इसमें कोणीय आवर्धन क्षमता का डेरिवेशन हमें नहीं करना है, वो अपने सिलेबस में नहीं है, इसलिए यहाँ अल्फा भी नहीं दिखाया, बीटा भी नहीं दिखाया है। क्लियर बात। तो यहाँ कोणीय आवर्धन हो जाएगा, दूरस्थ वस्तु हमें क्लियर दिख जाएगी क्योंकि दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के निकट बन गया है, नेत्र के निकट बना प्रतिबिंब नेत्र पर बड़ा दर्शन कोण बनाएगा और वस्तु हमें बड़ी दिख जाएगी, स्पष्ट दिख जाएगी। क्लियर बात। ये न्यूटन की परावर्ती दूरदर्शी की बात थी। इसके लिए कोणीय आवर्धन क्षमता के हमने डायरेक्ट सूत्र लिखे हैं, डेरिवेशन अपने कोर्स में नहीं है। वही दो केस, जब अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश नेत्र से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बने, तब ये हमने फॉर्मूला बताया कोणीय आवर्धन क्षमता का F0/FE 1 + FE/D। डी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, FE अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी, F0 जो है वो अभिदर्शक दर्पण की फोकस दूरी है। क्लियर बात। अनंत पर बने, जब ये डबल डैश बी डबल डैश नेत्र से अनंत दूरी पर बने उस केस में M होगा F0/FE। ये सूत्र वे ही सूत्र हैं जो कि हमें अपवर्ती दूरदर्शी में मिले थे दोनों केसेज के लिए। अपवर्ती दूरदर्शी में भी हमें दोनों केसेज में यही फॉर्मूले मिले थे, यहाँ भी यही मिले हैं, लेकिन अपवर्ती दूरदर्शी में यहाँ नेगेटिव साइन आता था जबकि परावर्ती दूरदर्शी में मैंने नेगेटिव साइन नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि दृष्टा को ये दूरस्थ बिंब जो था ए बी उसकी सीधी ही इमेज दिख रही है। देखिए ए डैश बी डैश के लिए सीधी इमेज है ए डबल डैश बी डबल डैश, तो सीधा दिखने के कारण हम यहाँ नेगेटिव साइन नहीं लगा के चल रहे हैं। नेगेटिव साइन जो है वो उल्टे प्रतिबिंब को प्रदर्शित करता है कि प्रतिबिंब उल्टा बना है, तो यहाँ प्रतिबिंब सीधा ही बना है, दृष्टा को सीधा ही प्रतिबिंब दिखलाई पड़ रहा है, तो सीधा दिखने के कारण यहाँ नेगेटिव साइन नहीं लिया है हमने। तो ये सूत्र वही हैं जो कि अपवर्ती दूरदर्शी में थे। क्लियर बात। तो ये मैंने इसकी कार्यविधि की बात कर ली है, प्रतिबिंब रचना की बात कर ली है। तो बस इतना ही है, इसमें आपको संरचना बतानी है, आपको कार्यविधि बतानी है, इट मीन्स प्रतिबिंब रचना करके दिखानी है बोर्ड एग्जाम में। ये प्रतिबिंब रचना मैंने बता दी है न्यूटन की परावर्ती दूरदर्शी के लिए। कैसे ग्रहण परावर्ती दूरदर्शी अभी मैं आपको दिखा दूंगा। फिर परावर्ती दूरदर्शी और अपवर्ती दूरदर्शी की हमने यहाँ तुलना की है। तुलना मैंने आपको अभी टॉपिक के स्टार्टिंग में पूरी बातें बता दी थी, वही सारी बातें यहाँ लिखी हुई है। आप वीडियो को पॉज करके इसको ईजिली रीड कर सकते हैं।